तो पहली तो लाइन कौन सी हो जाएगी पद निरपेक्षता की? भाई विधि के लिए सारे के सारे क्या है, समान है। कभी भी राज्य धर्म के आधार पर किसी के साथ क्या नहीं करेगा रे, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यही लाइनें आपने धर्मनिरपेक्षता में पढ़ी थी, यही लाइनें यहाँ पढ़ रहे हो। बस ध्यान रखना, धर्मनिरपेक्षता और पद निरपेक्षता एक तरीके से एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। धर्मनिरपेक्षता केवल और केवल धर्म को प्रायिकता देती है, और पद निरपेक्षता कर्म के साथ धर्म को क्या देती है रे, प्रायिकता देती है। ठीक है, तो इतना ही फर्क है, इसके अलावा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा कोई पॉइंट और बताओ रे धर्मनिरपेक्षता के। गेट बंद कर गया, कौन आ रहा है? हाँ रे बताओ। तोड़ दिया। अरे इसके अलावा और बताओ। गेट बंद कर गया। अरे इन दो पॉइंटों के अलावा और कोई पॉइंट? धार्मिक स्वतंत्रता अपना मूल अधिकार है। कोई अनुच्छेद बताएगा धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के? पीछे दे पलट के देखोगे फिर क्या मतलब निकला है? 25 से 28। ठीक है, अब देखो रे थोड़ा सा डिफरेंस है एक चीज का। दो पंथ निरपेक्षता चलती है एक साथ में, एक चलती है ब्रिटेन जिसको बोलते हैं पश्चिमी अवधारणा, एक चलती है अपने वाली। ठीक है, जो ब्रिटेन की पश्चिमी अवधारणा है, ठीक है, ये आई है एक तो धार्मिक आंदोलनों से, और एक आई है पुनः जागरण के आंदोलन से। ठीक है, देखो अपनी वाली जो पंथ निरपेक्षता है ये आई है संविधान में डायरेक्ट। ठीक है, ये संविधान का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन वे धार्मिक उसके आधार पर धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ ये लोग एक बात बोलते हैं रे कि धर्म व्यक्तिगत है। धर्म क्या है? व्यक्तिगत है, उसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अर्थात जब राज्य विधि बनाएगा, अर्थात क्या बनाएगा? कानून। ठीक है, तो वह धर्म के आधार पर नहीं बनाएगा, वह मानवता, वह वैधानिक यानी जो सही हो उस दृष्टिकोण से क्या बनाएगा रे? कानून नहीं बनाएगा। वो ये नहीं दिखाएगा कि किसी धर्म में ये परंपरा चलती आ रही है, यह परंपरा इस विधि से क्या हो जाएगी रे? प्रभावित होगी। ठीक है, तो वो ये नहीं दिखाएगा ये प्रभावित होगी तो मैं इसको चेंज कर दूं ना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो हमेशा मानवता और वैधानिक तरीके से क्या बनाएगा कि भाई सारे मानव को यदि फायदा हो रहा है, सबको फायदा है, स्वतंत्रता मिल रही है किसी भी तरीके से, तो वो बनाएंगे। या वैधानिक तरीका की ये सही तरीका है, यही एक सही तरीका है, उस आधार पे एक कानून बनाएंगे। अपने वाले जब कानून बनाते हैं ना, तो अपने वाले सभी धर्मों क्या लेके चलते हैं रे? साथ लेके चलते हैं, क्योंकि अपने धर्म में सर्वधर्म समभाव की भावना रहती है। क्योंकि यहाँ राज्य धर्म को संरक्षण देता है रे, यहाँ राज्य सभी धर्मों को क्या करता है? सुरक्षा करता है। वहां धर्म की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, चाहे कोई कुछ भी करे, वहां कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ धर्म की क्या है? सुरक्षा की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है भाई? एक तो आपको मूल अधिकार दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा कोई विशेष धर्म है जिसको अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको अल्पसंख्यक कैटेगरी में डाल के, ठीक है, और उसका संरक्षण किया जाएगा। राज्य धर्म के आधार पर सब्सिडी देता है रे। ठीक है, किसी धर्म के माइनॉरिटी में आते हैं तो उनको उस आधार पे क्या दी जाएगी? क्या सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, दूसरा, यदि धर्म शब्द की आप उत्पत्ति देखोगे ना रे, तो वो हुई है धृत धातु से। ठीक है, और इसका अर्थ होता है सही तरीके से यदि इसका अर्थ निकालोगे ना आप, तो इसका अर्थ है कर्तव्य। आप महाभारत रामायण पढ़ते हो, यदि वहां धर्म की यदि आप जो परिभाषा देखोगे, वहां धर्म की परिभाषा क्या है रे? कर्तव्य है। ठीक है, तो वहां जो पारंपरिक चलती आ रही है ना पीछे से, वो कर्तव्य है। तो इसीलिए ध्यान रखना, पहले कर्म आता है, बाद में क्या आता है रे? धर्म आता है। लेकिन अब जो राजनीति चल रही है ना, उसने उल्टा कर दिया है।
पहले वो धर्म को लेके आगे और बाद में किसको लेके आते हैं? अरे कर्म को लेके आते हैं। यदि अपने धर्म को पहले लाता है तो यहाँ धर्म की ये जो पंथ निरपेक्षता है इसकी जगह जुड़ता क्या रे? धर्म निरपेक्षता। और जो अपन जो इंग्लिश का एक वर्ड है सेक्युलरिज्म, यदि इसका एक्चुअल यदि आप मीनिंग निकालोगे ना हिंदी में तो वो ये निकलेगा, पंथ निरपेक्षता। ठीक है, तो ये आपकी है पंथ निरपेक्षता। इसमें इतना ही फर्क है, यहाँ किसको लेके चलना आपको? पहले कर्तव्य को। बाकी धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों क्या चलेंगे? एक साथ चलेंगे, दोनों एक ही बात बोलती हैं, लेकिन उसमें धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी है और यहाँ कर्म के साथ किसको प्रायोरिटी है रे? धर्म को प्रायोरिटी। इतना ही है। आर्टिकल बता सकते हो धर्म निरपेक्षता ये कौन कौन से हैं जो मैं आपको लिखवा के आया हूँ, जो धर्म निरपेक्षता के आर्टिकल है? तो ये लिखे हुए ये 25, 26, 27, 28 तो ये लिखे हुए, और इसके अलावा 14, 15 और 16। ठीक है, ये 3 आर्टिकल, ये 4, ये आपकी कितने हो गए टोटल? 7 आर्टिकल। ये 7 आर्टिकल आपको क्या देते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता की फ्रीडम देते हैं। ठीक है भाई, आप अपने धर्म को किसी भी तरीके से अपना सकते हो, आस्था कर सकते हो, पूजा आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है, हाथ जोड़े करोगे, क्या करोगे, मूर्ति मानोगे, नहीं मानोगे, जो मानना है वो उस आधार पर अपने को सारी सारी क्या मिलती है रे? स्वतंत्रताएं मिलती हैं। तो लिखो। लोक नियोजन का अर्थ ये है रे कि जो सरकार योजनाएं बनाएंगी ना, उन योजनाओं में सभी धर्मों को क्या दिया जाएगा? समान संरक्षण दिया जाएगा, या समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि आप लोक नियोजन नहीं समझो तो इसे कोष्टक में योजनाएं लिखने ना। लिख दिया?
राज्य कोई धार्मिक कर नहीं लगाता है, सभी नागरिकों को वाक व अभिव्यक्ति की क्या रहती है रे, यहाँ स्वतंत्रता रहती है। पश्चिमी जगत, यानी ये पश्चिमी जगत का अर्थ हो गया ब्रिटेन साइड में, ने पुनः जागरण व धर्म सुधार आंदोलन के कारण किसको अपनाया था रे? पंथ निरपेक्षता को अपनाया था। इसमें माना गया कि धर्म आस्था का विषय है, ये यहाँ से थोड़ा सा अलग कर लेना इसको। इसमें और इसमें तार्किकता को अधिक महत्व नहीं दिया गया। ये जो तर्क चलते हैं ना पारंपरिक, ये फलाना ऐसे होता है, ढिमकाना ऐसे होता है, ये ऐसा करना चाहिए धर्म के अनुसार, ये ऐसा करना चाहिए, ये इस चीज को नहीं मानते हैं। और अतः धर्म को राज्य से पृथक किया गया तथा इसे व्यक्तिगत क्या माना गया रे? विषय माना गया। क्या लग रहा है रे, एनडीए 300 क्रॉस करेगा? हम्म। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी 1 बजे तक कुछ नहीं बोल सकते। लोकसभा चुनाव है, यहाँ 1 लाख की लीड भी कुछ नहीं होती। ये विधानसभा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है, यहाँ 1 लाख की लीड 2 राउंडों में खत्म हो जाती है। अभी तो यही नहीं कह सकते सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि इधर 30 सीट कम होती है और सरकार किसी की नहीं है। हाँ, लेकिन 1 बजे तक जो स्टोरी होगी वो क्लियर हो जाएगी। तुम्हारी सीटों से कौन चुनाव जीत रहा है? कहाँ से? जयपुर ग्रामीण कांग्रेस सीट। जयपुर शहर से तो मंजू शर्मा आगे है। और बताओ, और कौन कहाँ का है? कन्हैयालाल, दिल्ली से तू? दोसा से देखनी पड़ेगी यार कौन है आके, देख के बताऊं। दोसा, मुरारी लाल मीणा 58,000 से आगे। हम्म। झुंझुनू से? नहीं, विजेंद्र सिंह। कहाँ से? भजन लाल खुद चुनाव लड़ रहा है? भजन के भजन हो गए लग रहा है। 35,000 से कांग्रेस आगे। भजन के भजन हो गए। मुख्यमंत्री चेंज होगा राजस्थान का? है? क्यों होगा? सीटें नहीं ले पाया लोकसभा की। बीजेपी निपट रही है 14-15 के आसपास। हाँ, लिख दिया। इतनी देर क्या मेरी कहानी सुन रहा था? इतने तो शब्द ही नहीं है। अरे फोन से लिखने वालों, वो लोकतंत्र पूरा कॉपी मत कर देना उधर से, यहाँ लोकतंत्र पूरा नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूँ। लिख दिया। जो ऊपर वाली लाइन है ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की, अर्थात ब्रिटेन वाले धर्मनिरपेक्षता की, कि राज्य विधि निर्माण के समय धार्मिक मान्यताओं का महत्व है नहीं देगा, बल्कि विधि निर्माण के आधार मानववाद व वैधानिक दृष्टिकोणों क्या देगा रे? मान्यता देगा। ये ऊपर वाली जो लाइनें हैं ये किसकी लाइनें हैं? पश्चिमी अवधारणा की लाइनें हैं। दूसरा, भारत में धर्म, सभी धर्म के लोग क्या है रे?
सभी धर्म के लोग रहते हैं, अतः धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इसलिए सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है यहाँ पे। इसलिए पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया और भारत में धर्म को राज्य से पृथक नहीं किया गया। धर्म क्या चलता है, राज्य के साथ चलता है रे, ठीक है, कानून बनाते समय। बल्कि राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है, अतः हमारी पंथ निरपेक्षता में सर्व धर्म समभाव है। लिख दिया।
देखो रे 4 नंबर पे आता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को वैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेमोक्रेसी। अब देखो रे, इसको यदि तोड़ोगे नहीं तो 2 शब्दों में टूटता है, डेमोस तथा क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग या जनता, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इसके यहां से यदि आप शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो क्या निकल जाएगा रे? जनता का शासन। ठीक है, तो इसकी जो मेन लाइन बनती है वो क्या होती है रे? जनता का, जनता का जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ये आपका क्या कहलाता है? लोकतंत्र। ये लोकतंत्र की यदि आप पूछ ले लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो रे, लोकतंत्र दो तरीके का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष। जैसे इन दोनों में फर्क क्या है? प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष, यहाँ जनता जब, अगली सरकार जब कानून बनाती है ना, तो जनता डायरेक्ट भागीदार होती है इसमें, वो डायरेक्ट प्रभावित करेगी कानूनों को। जैसे ये मेनली स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि लगभग जनता ने मिलके, यदि ओए सरकार बन जाएगी, टेंशन ना ले तू। यदि 50% जनता या कोई ऑथेंटिक डेटा वहां जो फिक्ट उन लोगों ने लिख रखा है, ठीक है, उन्होंने कोई, मान लो जनता को ये लगता है कि सरकार को ये कानून लाना चाहिए, ठीक है, तो जनता क्या करेगी, वहां एक विधेयक बनाएगी, उस विधेयक के ऊपर साइन किए जाएंगे। यदि 50% जनता ने साइन कर दिए हैं तो ध्यान रखना वो विधायिका में पेश होगा, और पेश करना बाध्यकारी होगा, उसे सरकार मना नहीं कर सकती। यह प्रथा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एक होती है जैसे राइट टू रिकॉल, एक इसी प्रत्यक्ष का हिस्सा है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का अर्थ होता है कि जो बंदा चुनाव जीत के गया वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, जनता को लगा यार निकम्मे आदमी को चुन के भेज दिया है, काम ही नहीं करता अपने। ठीक है, तो यदि उस जिस जहां का वो क्षेत्र में चुनाव जीत के गया था, वहां की जनता ने 50% ने दोबारा हस्ताक्षर करके भेज दिया कि इसको वापस भेज दो, ये काम का आदमी नहीं है, तो वो चुनाव से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं प्रत्यक्ष, जहां जनता क्या कर सकती है, विधि को प्रभावित कर सकती है बनाते समय। लेकिन अप्रत्यक्ष, जहां जनता क्या कर देती है, अपने प्रतिनिधि भेज देती है रे, रिप्रेजेंटेटिव भेज देती है कि आप यहाँ से ये बंदे चुनाव लड़ो। जैसे आज के दिन चुनाव चल रहे हैं, जहां जहां से जो बंदा चुनाव जीत के आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब जनता का है ना विधि निर्माण में कोई रोल नहीं रहा है। अब जो ये प्रतिनिधि बैठे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, चुनाव जो विधि बनाएंगे, जो भी लॉ बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे, वो ये लोग बनाएंगे, उसको जनता प्रभावित नहीं कर सकती। अब ये काम करे या ना करे, इनके पास राइट टू रिकॉल की पावर भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि उसको आप वापिस यहाँ बुला लोगे। जैसे इसके दो तीन तरीके के एग्जाम्पल है, ये तो आपको स्विट्जरलैंड में मिलता है। ये जैसे आपको संसदीय शासन प्रणाली और अध्यात्म शासन प्रणाली, दोनों किसके हिस्से एक तरीके से अप्रत्यक्ष के हिस्से हैं। ठीक है, दोनों इसी से निकल के आए हैं। ठीक है, जैसे इससे होता क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में जैसे भारत में, ब्रिटेन में रिप्रेजेंटेटिव चला गया, वो ही बनाएगा। अध्यक्ष में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है मैन, उसके हाथ में पावर है, चुनाव जीत के आ गया है। जैसे जहां अभी अमेरिका में है ये जगह, तो अमेरिका में जब तक वो जिंदा है, यदि पद पे रहते वो जिंदा है, तब तक तो वही वही कानून बनाएगा। लेकिन यदि पद पे रहते वो मर गया है, ठीक है, तो उसकी जगह कौन बनाएगा, फिर उपराष्ट्रपति। ठीक है, अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति खत्म हो गए, मान लो उनका निधन हो गया है, ठीक है, तो वहां 6 महीने के लिए कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में उसके चुनाव करवाने क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, चुनाव करवाने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में यदि राष्ट्रपति का निधन हो गया है तो बाकी जो कार्यकाल बचा हुआ है, जो वहां का वाइस प्रेसिडेंट है, जो उपराष्ट्रपति है, वो क्या करेगा, पूरा करेगा। तो आपको यहाँ इतना ही याद रखना है, यहाँ डायरेक्ट जनता क्या करती है, विधि को प्रभावित करती है। किसी जैसे स्विट्जरलैंड वाली बात याद रख लो कि जनता को लगता है कि ये कानून बनना चाहिए, ठीक है, सरकार ये कानून बना नहीं रही है अपने फायदे के अनुसार, ठीक है, तो जनता वहां क्या करेगी, विधेयक लाएगी, विधेयक के ऊपर 50% जनता के हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर हो गए हैं तो फिर उस विधायिका में पेश करना क्या होगा रे, बाध्यकारी होगा।
ठीक है, ये आगे आएगा नहीं आपको, ये स्विट्जरलैंड वाला एग्जाम्पल याद रखना कि जनता भागीदारी कैसे करती है। और ये आपको यहाँ दो हैं ही, कि एक तो संसदीय शासन प्रणाली जो भारत के पास है, जो चले गए वो चले गए हैं, वहां बैठ के वही करेंगे 5 साल के लिए। ठीक है, और एक अमेरिका है, वहां 6 साल के लिए जो कार्यकाल है वो वही व्यक्ति करेगा जो चुनाव जीत के आ गया है। यदि निधन हो गया है, यहाँ तो दोबारा चुनाव हो जाएंगे, वहां दोबारा चुनाव नहीं होते। वहां कौन चुनाव पूरा कर देगा, उसको वाइस प्रेसिडेंट पूरा कर देगा। ठीक है, फ्रांस में क्या होता है, अरे फ्रांस में दोहरी कार्यपालिका एक साथ चलती है, एक विधेयक को दो कार्यपालिकाओं से पास करवाना पड़ता है। ठीक है, वहां स्टेट और सेंटर की कार्यपालिकाएं एक साथ कार्य करती हैं। और एक स्विट्जरलैंड है, यहाँ बहु कार्यपालिका है, यहाँ जनता कार्यपालिका का क्या है रे, हिस्सा है। यदि जनता ने कार्य विधि को प्रभावित कर दिया है तो वो विधि अमान्य कर दी जाएगी। जैसे कुछ मामले ऐसे होते हैं, भारत भी करवाता है, कई अभी अभी तक तो नहीं करवाया, करवा सकता है। जैसे भारत को ये लगता है कि कोई विदेशी कार्य है, ठीक है, और उसमें जनता की राय ले लेनी चाहिए कि यार ये इसके साथ हम क्या करें। ठीक है, विदेशी मामलों में लेते नहीं है वैसे, लेकिन ये चाहे तो सरकार ले सकती है। तो फिर क्या बोला जाएगा कि सरकार को, जनता को बोला जाएगा कि आप ओपिनियन बताइए क्या करते हैं। जैसे ओपिनियन पोल नहीं आते कि भाई फलाने में आप क्या करना क्या चाहते हो, जैसे एजेंसियां करवाती हैं या कोई कि ये प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। एक दिन याद हो तो वो एक आइसक्रीम वाला आया था अपने पास यहाँ, वो पूछ रहा था कि हमारी आइसक्रीम आपको कैसे लगी। ये एक ओपिनियन पोल है, आपसे वो पूछ रहा है, आपसे राय ले रहा है। ठीक है, अब वो राय आपकी माने या ना माने, आपने सबने कह दिया खराब है, अब वो बदले ना बदले, उसमें टेस्ट वेस्ट कुछ भी चेंज करे ना करे, वो उनके लिए है। ठीक है, लेकिन विदेशी मामलों में यदि सरकार ने मान आपसे जनता से राय ले ली है और जनता ने उतना बहुमत दे दिया था जितना उसको पेश करने के लिए अनिवार्य है, तो ध्यान रखना विदेशी मामलों की राय सरकार को मानना फिर अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, तो लिखो लोकतंत्र में, लोकतंत्र की सबसे मेन लाइन यही है, यदि क्वेश्चन आता है ना तो इसी का आता है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना ये शब्द है ना, ये थोड़ी सी क्या है, जनता बार बार आ रही है यहाँ, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, यही इसी की सबसे मेन लाइन है। तो लिखो। हम्म, 272।
लिख दिया।
लिख दिया। ये दो प्रकार और होते हैं, एकात्मक शासन। वैसे देखो, ये एकात्मक शासन तो एक तरीके से आप बोलते हो कि समझ सकते हैं केंद्र में निहित हो, ठीक है, एक तरीके से ये सारी की सारी वहां भी है, आपके अमेरिका में भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ टोटल की टोटल शक्ति यदि किसी केंद्र में निहित है तो वो कौन सा हिस्सा आपका, ब्रिटेन है। और परिसंघीय शासन व्यवस्था, जहाँ राज्यों के पास शक्तियां क्या होती हैं, अरे अधिक होती हैं, ठीक है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है के तहत अर्ध परिसंघीय ढांचे को अपनाया गया है, कि जब आपातकाल का दौरान नहीं रहेगा तो ये संघीय बना रहेगा, और जब आपातकाल आ गया तो ये क्या बन जाएगा, रे एकात्मक बन जाएगा, ऑटोमेटिक यूनियन बन जाएगा। हाँ, तो सोवियत संघ पूछ रही थी ना कल। सोवियत संघ है ना, एक देशों का समूह था। 1991 से पहले रूस ही एक सोवियत संघ था, जिसे 16-15 देश निकले थे, ये टूट गया था शीत युद्ध के बाद में। जो ये यूक्रेन है, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी है ना, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे इसी से निकल के आए हुए हैं। हाँ हाँ, सोवियत संघ से। बेलारूस, ये सारे के सारे इसी के हिस्से हैं। बेलारूस हुआ, यूक्रेन हुआ, रूस हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, और ये उज्बेकिस्तान वाले जितने भी नाम है ना, ये सारे के सारे अफगानिस्तान को छोड़कर सारे के सारे इसी से निकल के आए हुए हैं। हाँ जी, लिख दिया। गणतंत्र, रिपब्लिक। अब देखो रे, गणतंत्र को समझो। ये है सरकार, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं एक देश को गणतंत्र मानने के। जैसे यदि जनता भागीदारी दिखा दे रहे सरकार में, जनता सरकार में क्या दिखा रही है, भागीदारी दिखा रही है, तो कौन सा हिस्सा हो जाएगा, लोकतंत्र। कौन सा हो जाएगा रे, लोकतंत्र। लेकिन सबसे ऊपर कौन बैठता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष। नीचे जनता, बीच में सरकार, ऊपर कौन है, सबसे ऊपर राष्ट्राध्यक्ष। ये राष्ट्राध्यक्ष है ना रे, ये दो तरीके हो सकते हैं। या तो हो जाए वंशानुगत, भाई एक परिवार के पास क्या हो, पूरा का पूरा अधिकार हो, ठीक है, कि इसके बाद में ये आ जाएगा, इसके बाद में ये आ जाएगा, इसके बाद में ये आ जाएगा। ये कहाँ पे है रे, ब्रिटेन में। ये कहाँ पर है, ब्रिटेन में। लेकिन यदि उसका चुनाव हो रे, और अब चुनाव है ना उसका कैसे भी हो सकता है, चाहे प्रत्यक्ष हो और चाहे अप्रत्यक्ष हो। जहां चुनाव होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं रे, गणतंत्र होते हैं, रिपब्लिक होते हैं। क्या होते हैं रे, गणतंत्र होते हैं, रिपब्लिक, ठीक है। अब देखो, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन, ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है। मैंने आपको दो हाउस पढ़ाए थे उनके, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक हाउस ऑफ कॉमन्स। ये जनता के द्वारा चुन के आते हैं, ये सरकार चुनती है डायरेक्टली, ठीक है। तो वहां लोकतंत्र तो है, लेकिन उनका राष्ट्र अध्यक्ष है वो क्या है रे, वंशानुगत, एक ही परिवार का हिस्सा है सारा का सारा काम, ठीक है।
इसलिए ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। भारत लोकतंत्र के साथ क्या है रे, गणतंत्र है। क्योंकि भारत में जनता पहली बात तो सरकार चुनती है, और दूसरी बात राष्ट्राध्यक्ष भी क्या आता है रे, चुन के आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भारत एक गणतंत्र है। तो ये चीज ध्यान रखना, गणतंत्र का एक ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, चाहे वो चुनाव प्रत्यक्ष हो और चाहे वो चुनाव रे अप्रत्यक्ष हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव समझ लेना रे। प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता डायरेक्ट भागीदारी लेती है, जैसे लोकसभा वाले चुनाव, विधानसभा वाले चुनाव। और अप्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिनमें जनता भागीदारी नहीं लेती, जनता के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव भागीदारी लेते हैं। जैसे राज्यसभा के जो सदस्य चुनाव होते हैं उनमें रिप्रेजेंटेटिव भाग लेते हैं। ठीक है, एक प्रेसिडेंट का एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होते हैं। ठीक है, इनमें भी कौन भाग लेते हैं, तो जनता के द्वारा चुन के गए, जैसे एमएलए, एमएलसी, ठीक है, या एमपी भाग लेते हैं। ठीक है, तो जहां जनता डायरेक्ट भागीदारी नहीं ले वो चुनाव कौन से हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष। और जहां जनता चुनाव में डायरेक्ट भागीदारी ले वो चुनाव कौन से हो जाएंगे रे, आपके प्रत्यक्ष। ठीक है, तो लिखो। यदि किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत नहीं है रे, तो इसे क्या कह देंगे आप, गणतंत्र कह देंगे। और यह किसकी विरोधी धारा है रे, राजतंत्र की। भाई राजा वाला सिस्टम है ना, उसकी विरोधी कौन है, ये है। क्योंकि ये कुछ समय के लिए चुन के आएंगे, जैसे अपने भारत वाला राष्ट्रपति है कितने साल के लिए चुन के आता है, 5 साल के लिए, 5 साल बाद दोबारा नया आता है। ये थोड़ी कि जो चुन के आ गया वो अपने बेटे बेटियों को यहाँ बिठाने लग जाएगा, वो सिस्टम नहीं है। जो राजशाही व्यवस्था होती है उसमें जो राज्य का प्रमुख होता है वो उत्तराधिकारिता रूप से, भाई जैसे पहले राजकुमार घोषित नहीं करते थे कि ये राजकुमार है, मेरे जाने के बाद में ये बैठेगा, तो वो सिस्टम है। उसके माध्यम से पद पर क्या होते हैं, ये लोग आसीन होते हैं। जहाँ ब्रिटेन है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है किंतु गणराज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ कौन सा राज्य है रे, लोकतांत्रिक राजतंत्र है। मेरे को एक एग्जाम्पल बता सकते हो, भारत में भी एक राज्य को लोकतांत्रिक राजतंत्र का दर्जा दिया गया था कुछ समय के लिए। भारत में एक राज्य ऐसा था जिसको लोकतांत्रिक राजतंत्र का दर्जा दिया गया था ना। हम्म, सिक्किम। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के तहत लोकतांत्रिक राजतंत्र का दर्जा दिया गया था। वहां वहां राजा भी बैठता था और वहां लोकतंत्र भी था। बाद में 36वें संविधान संशोधन के बाद जनमत संग्रह करवाया जाएगा, और जनमत संग्रह किसके पक्ष में आ गया था, भारत के पक्ष में आ जाएगा। तो 10वीं अनुसूची और अनुच्छेद 2A क्या हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। हाँ, भूटान में राजतंत्र आज भी। लिख दिया। हम्म, वंशानुगत एक परिवार हिस्सा हो। जैसे मान ले इसके इसके दादा दादा के बाद में पिताजी, पिताजी के बाद में ये, इसके बाद में इसकी वाली पीढ़ी, इसके बाद में उसकी पीढ़ी, फिर इसके बाद में उसकी पीढ़ी। समझ में आ गई। तीस। ओए, तुम और तू, हाँ मेरे एंगल वाले एंगल में मिल जाओ दोनों, है ना। समझ गए।
तू और तू पीछे वाला मिलना मेरे से बाहर। एक तू मिलना। हाँ लिख दिया। पूरा तो नहीं लिख दिया रे ए फोन वालों, लाइन खचाएंगे यहाँ। वो एक्स्ट्रा है थोड़ी सी। हाँ रे, गणतंत्र में राज प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए क्या आता है रे, चुनकर आता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता में आते हैं। चुनाव से क्या आते हैं रे, सत्ता में आते हैं। उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कितने वर्ष के लिए किया जाता है रे, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। चीन में लोकतंत्र नहीं है क्योंकि जनता की भागीदारी नहीं है, पर तो वहां गणतंत्र भी नहीं है रे वो, क्योंकि वहां वंशागुंद राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं है। अरे गणतंत्र है वो, हाँ गणतंत्र है ये। उसके चुनाव होते हैं लेकिन वो अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। भारत अमेरिका फ्रांस लोकतांत्रिक राज्य हैं रे, वहां पूरी तरीके से किसकी भागीदारी होती है, जनता की भागीदारी होती है। यहां तक लिख दो, बाकी बात करेंगे कल।